हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 2 अंक वाले प्रश्नों की संपूर्ण तैयारी का सेकेंड सीरीज। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को जितना भी पढ़ा रहा हूँ आप उन पर प्रैक्टिस करो, उस पर मेहनत करो और आप चिंता मुक्त पढ़ाई करो। मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर रहेंगे। आप उन प्रश्नों पर कमांड कीजिए, आपके स्कोर बेहतर होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका, उस त्रिभुज का केंद्रक निकाले जिनके शीर्ष 3, -5, -7, 4 तथा 10, -2 है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है उस त्रिभुज का केंद्रक निकाले। तो यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया हुआ है। मान लीजिए एक शीर्ष है ए, एक शीर्ष है बी और एक शीर्ष है सी। इससे बन गया आपका ABC एक त्रिभुज। ए का निर्देशांक है 3, -5, बी का निर्देशांक है 7, 4, सी का निर्देशांक है 10, -2। हमें इसका क्या निकालना है? केंद्रक निकालना है, त्रिभुज का केंद्रक, है ना। मान लीजिए इस त्रिभुज का केंद्रक डी है, इसका केंद्रक निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है त्रिभुज का केंद्रक से रिलेटेड, है ना। त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, केंद्रक का फॉर्मूला है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। देखिए x1 का वैल्यू कितना है बच्चों? 3 है ना। ये जो पहले a है ना, पहले a आता है, फिर b आता है, फिर c आता है ना। तो आपका ये श्रेणी ऑर्डर में, तो पहले a है, ये 1, 1 हुआ, फिर ये b है, ये 2, 2 हुआ, ये c है, ये 3, 3 वाला हुआ। ठीक है ना। तो x1 मेरा 3 हो गया, x2 कौन हो गया? -7 हो गया, और x3 कौन हो गया? 10 हो गया। बटे कितना हो गया? 3। y1 कितना हो गया? -5 हो गया, y2 कितना हो गया? 4 हो गया, और y3 कितना हो गया? -2। बटे कितना हो गया? 3। चलिए अब इस पर काम कीजिए। प्लस माइनस माइनस 3 -7 + 2 बटे कितना हो गया? 3 हो गया। चलिए -5 + 4 ± -2 कितना हो गया? 3 हो गया। अब चलो 3 में 7 गया बच्चों, -4 + 10 है ना, -4 में 10 घटा, +6 6 बटे कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, चलो 5 में देखो यहाँ पर 5 और 2 7 हो गया, -7 + 4 कितना हो जाएगा बताइए? -3/3 हो गया। 3 दूनी 6, 3 से 3 कट गया, है ना। तो कितना हो गया? 2, -1, है ना। आंसर हो गया। कह रहा है उस त्रिभुज का केंद्रक निकालें, तो अतः त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक कितना हो गया? 2, -1 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोट A का मान 3/4 है तो साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है? यदि कॉट A बराबर 3/4 है तो साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है? गिवन वैल्यू लिखिए। क्या दिया है बच्चों? गिवन कॉट A = 3/4, है ना। तो आप जानते हो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है B/P, है ना। चलिए आपको देखिए हम बता देते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा प्यारे बेटा पप्पू हरी बोल। आपको ये याद करने में कोई परेशानी नहीं है। प्यारे बेटा पप्पू हरी बोल। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। प्रथम 3 सूत्र याद हो जाएगा, साइन कॉस टेन। प्यारे से P हो गया, हरी से H हो गया, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया P/H। बेटा से B हो गया, हरी से H हो गया,
कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया बी बटे एच। टेन थीटा का हो गया, पप्पू से पी हो गया, बोल से बी हो गया, तो टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया पी बटे बी। ठीक है ना। अब देखो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। सबसे पहले होता है साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बटे एच। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी बटे एच, और टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बटे बी। ऐसे हो गया। अब देख लो, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। पी बटे एच है तो ये हो जाएगा एच बटे पी। कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों? सेक। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, है ना, एच बटे बी। ठीक है, और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बी बटे पी। बी बटे पी हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया आपका उल्टा। बात समझ में आ रही? तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, कॉट थीटा बराबर बी बटे पी, सेक थीटा बराबर एच बटे बी, कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी होता है। बात समझ में आ गया? अब चलो, अब यहाँ पर देख लो, आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बटे एच। आपको क्या क्या दिया है? आपको देखो, इससे पता चलता है बी का वैल्यू 3 है और पी का वैल्यू 4 है, लेकिन हमें एच का वैल्यू पता नहीं है। अगर एच पता रह जाता तो साइन निकल जाता। तो हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। अब समझिए, ये एक समकोण त्रिभुज है ना। ये क्या है बच्चों? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, है ना। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें एक कोण 90 डिग्री है। इस त्रिभुज का नाम सपोज कर लीजिए ABC, कुछ भी कर दीजिए। 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है उसको कर्ण भुजा कहा जाता है, वो हाइपोटेनियस कहलाता है। अंग्रेजी में इसको एच से सूचित करते हैं। 90 डिग्री को जो बनाने वाली दो भुजा होती है, एक परपेंडिकुलर जिसको लंब कहते हैं, है ना, और एक होता है बेस जिसको आधार कहते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस वैज्ञानिक का नाम था। उन्होंने एक प्रमेय दिया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। ठीक है, मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है बच्चों? हेलो बच्चों, लाइट कट गई थी, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या कहा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, 90 डिग्री को बनाने वाली भुजा लंब और आधार होती है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो चलो, एच इसमें तो निकालना है। एच स्क्वायर बराबर पी का वैल्यू कितना हो गया? 4, तो 4 पर स्क्वायर हो गया। बी का वैल्यू 3, 3 पर स्क्वायर हो गया। तो एच स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9, तो एच बराबर हो गया 16 9 25, और एच का वैल्यू हो गया 5। कोई दिक्कत? अब आपको क्या क्या निकालना है? साइन ए निकालना है, कॉस से निकालना है, आप आराम से निकाल सकते हो। साइन ए बराबर क्या होता है? पी बटे एच। पी का वैल्यू कितना हो गया? देखो, पी का वैल्यू कितना हो गया? पी का वैल्यू 4, एच का वैल्यू कितना निकला? 5, तो 4 बटे 5 हो गया। कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होगा बताइए? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बटे एच। बी बटे एच, बी का वैल्यू कितना हो गया? 3, और एच का वैल्यू कितना हो गया? 5, तो 3 बटे कितना हो गया? 5 हो गया। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण, किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण, किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 के अनुपात में है, तो कोणों का मान ज्ञात करें। क्या कर रहा है? चक्रीय चतुर्भुज कर रहा है। ठीक है ना,
किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 के अनुपात में है तो कोणों का मान ज्ञात करें। चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, है ना। वृत्त के अंदर अगर कोई चतुर्भुज बना है, किसी वृत्त के अंदर अगर कोई चतुर्भुज बना है ना, तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण का अनुपात, इस कोण का और इस कोण का सपोज कर लीजिए, इन दोनों के कोणों का अनुपात कितना है, 4:5 है, ठीक है ना। तो मान लीजिए, माना कि चतुर्भुज के पहले कोण का मान कितना मान लिए, 4x मान लिए, और दूसरे कोण का मान कितना मान लिए हम, दूसरे कोण के मान को हम 5x मान लिए। अनुपात वाले सवाल को x मान करके बनाते हैं, ठीक है ना। आप जानते हो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा बताइए, 4x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री, कितना हो गया, 9x बराबर 180 डिग्री हो गया। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 180/9 20, x का वैल्यू कितना निकल गया, 20 डिग्री। तो पहले कोण का मान कितना हो गया, है ना, पहला कोण हो गया आपका 4x, तो 4 × 20 कितना हो गया, 4 दूनी 8, 180 हो गया, ठीक है। दूसरा कोण कितना है बच्चों, 5x है, तो 5 × 80 कितना हो गया, 8 × 5 40 डिग्री हो गया, ठीक है। आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही फायदा होगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग करके बराबर है। देखिए, चलिए सबसे पहले आपको बेटा क्या दिया हुआ है, सकेंद्रीय वृत्त। दो या दो से अधिक ऐसे वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो उसे सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। देखिए, ये एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या छोटी है, 7 सेंटीमीटर हो गया। एक वृत्त और है ना, जिसका केंद्र एक ही है, उसे सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। इसकी त्रिज्या मान लीजिए, सपोज कर लीजिए 14 सेंटीमीटर है। बस समझे कि नहीं समझे? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। उस वृत्त की, है ना, त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। आपको दिया क्या है, आपको दिया है क्या दिया हुआ है, इन दोनों वृत्तों की परिधि, है ना, जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक मतलब एक और वृत्त है, एक और वृत्त है जिनकी त्रिज्या क्या होगी, जिनकी त्रिज्या क्या होगी, है ना। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि, मतलब इस वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। एक और नया वृत्त है
जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो चलो मान लिया जाए, क्या मानेंगे, माना कि है ना उस वृत्त की त्रिज्या बड़ी आर है, माना कि पहले मान लो परफेक्ट, माना कि उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, बड़ी आर है। बात समझे कि नहीं समझे, उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, बड़ी आर है ना, जिनकी परिधि है ना इन दोनों वृत्तों मतलब जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की मतलब है ना 14 सेंटीमीटर है ना त्रिज्या वाले, है ना 14 सेंटीमीटर तथा है ना उन वृत्त की त्रिज्या आर है जिनकी परिधि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा है ना 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों की परिधि की योग के बराबर है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, उलझाने वाला बातें नहीं है। 2 सेकेंडरी वृत्त है ना, 2 या 2 से अधिक ऐसे वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो उसे सेकेंडरी वृत्त कहते हैं। ठीक है, 2 सेकेंडरी वृत्त है, एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है ना, और इन दोनों वृत्तों के का जो केंद्र है वो दोनों एक ही है, तो ये सेकेंडरी वृत्त हो गया। अच्छा, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो वृत्त का परिधि है और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो वृत्त का परिधि है, इन दोनों वृत्तों की जो परिधियों का योग है वो जो है ना एक और नया वृत्त है जिसकी त्रिज्या सपोज कर लिए बड़ी आर है, उनकी परिधि के योग क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार आप सीधा लिखिए, है ना बड़ी आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि है ना, तो बड़ी आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगा, 2 पाई बड़ी आर है ना 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो 7 सेंटीमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई 7 और 2 पाई 14, कोई दिक्कत, चलिए 2 पाई आर हो गया, 2 पाई कॉमन हो गया, 7 प्लस 14 हो गया, 2 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और आर 7 और 14 कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता बच्चों, बहुत आसान है। ठीक है ना, चलिए तो सिंपल सी बात है, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, है ना बड़े वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर होगी, है ना जिनका 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याओं का योग के बराबर अगर इसकी परिधि पूछेगा तो वो परिधि कितना निकलेगा, 21 सेंटीमीटर निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो तिर्यक ऊंचाई निकालें। क्या बोल रहा है, निकालें तिर्यक ऊंचाई निकालने बोल रहा है। क्या क्वेश्चन, एक लंब वृत्त शंकु का आयतन है ना 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, एक शंकु है, ये बच्चा क्या है, एक शंकु है ना, ये शंकु है, इस शंकु की आयतन दी गई है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब और तिर्यक और ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई किसको कहते हैं, है ना शंकु के शीर्ष से है ना उसके आधार के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखाखंड होगी वो शंकु की ऊंचाई होगी, वो ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो गई। और ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये तिरछी ऊंचाई है, समझ रहे हैं ना, ये जो ऊंचाई देख रहे हो ये तिरछी ऊंचाई है, इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, इसको हम एल से सूचित करते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई एल कितना दिया हुआ है वो तो निकालना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, आयतन दिया हुआ है तो शंकु का आयतन दिया हुआ है, शंकु की त्रिज्या प्राप्त कर लेंगे और जब त्रिज्या प्राप्त होगा तो तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है बताइए, क्योंकि शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर, है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर क्यूब एच या स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है बच्चों, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो 100 पाई लिख दिए हम,
इसके बाद 1/3 हो गया, और पाई का मान कितना हो गया 22/7 हो गया। त्रिज्या निकालना है, और ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई हो गई 12। ठीक है, चलिए अब देखिए पाई का मान 22/7 है, तो आप यहाँ पर पाई ही रहने दो। पाई पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देख लो बच्चों, 3 चौके कितना हो गया 12 हो गया। अब गुना 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग 4, 100 बटे कितना हो गया 4, बराबर क्या हो गया r², है ना। चलिए कटा दीजिए, 25 चौके 100, 25 चौके 100 हो गया, तो 25 बराबर r², स्क्वायर इधर गया तो क्या हो गया रूट हो गया, तो r का वैल्यू कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। आसान है ना। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, इस सब बुक आयतन का जो फॉर्मूला होता है √3 πr² h होता है, उसके बाद आपका आसानी से निकल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो बहुत ही मॉडल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कीजिए, समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है यदि किसी वितरण का बहुलक 35.45 और माध्य 35.6 है, तो वितरण का माध्यक निकाले। तो वितरण का क्या निकाले, माध्यक निकाले, है ना। क्या बोल रहा है, यदि किसी वितरण का बहुलक 35.45 है और माध्य कितना है, और माध्य आपका दिया हुआ है ना। माध्य कितना दिया हुआ है बच्चों, माध्य दिया हुआ है 35.6, तो क्या बोल रहा है निकालने, वितरण का माध्यक बोल रहा है निकालने। तो एक रिलेशन होता है बहुलक, माध्य और माध्यक में संबंध, है ना। अब ये संबंध क्या होता है देख लीजिए, संबंध होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। देखिए माध्यक माध्य माध्यक 3 में 2 घटा 1 मतलब बहुलक। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य इक्वल टू बहुलक। चलिए बहुलक कितना दिया है बच्चों, 35.45 दिया हुआ है। 3 का 3 माध्यक कितना दिया है, नहीं दिया है, निकालना है, तो माध्यक हो गया। माइनस 2 का 2 माध्य कितना दिया है बच्चों, माध्य दिया हुआ है 35.6 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो 35.45 बराबर 3 गुना माध्यक, गुना कीजिए ना, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 1 11, 3 दूनी 6 7, 71 माइनस उठ के इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 10.45 प्लस 71.2 बटे कितना हो गया 3 बराबर क्या हो गया बच्चों माध्यक। चलिए दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िए, है ना। चलिए तो यहाँ पर आपका हो गया 0, है ना, सॉरी 5 हो गया, 5 हो गया, फिर 4 2 6 हो गया, ठीक है, 5 1 6 हो गया, और फिर 7 3 कितना हो गया 10/3। आता है नहीं आता है, दशमलव वाले सवाल में जब भी जोड़ होता है दशमलव को सीधा में रखेंगे। ये पॉइंट है, ये पॉइंट लिख दिए, इसके नीचे पॉइंट लिख दिए, उधर 2 है, इधर कितना है 1 और 7, अब जोड़ दीजिए, 5 हो गया, 4 2 6 हो गया, 5 1 6 हो गया, और 7 1 10 हो गया। ठीक है ना, चलिए अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो भाग होगा क्या, बराबर माध्यक भाग होगा। चलिए 6 5 11, 11 6 17, 17 1 18, 3 से भाग लग रहा है, भाग दीजिए, 3 तिया 9, है ना, 3 तिया कितना हो गया बच्चों 9 हो गया, 1 6 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, ठीक है ना, 5 तिया 15 हो गया, ठीक, फिर 5 तिया 15 हो गया, फिर 5 तिया 15 हो गया, कितना निकल गया माध्यक बराबर 35.55, ये हो गया आपका आंसर। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुलक माध्यक और माध्य में क्या संबंध होता है। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस
2 माध्य मतलब 3 माध्यक, मतलब माध्यक में माध्य घटेगा तो 3 माध्यक में 2 माध्य घटेगा, एक बहुलक निकल जाएगा, एक बहुलक निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। जिसका व्यास बच्चों कितना है? 14 सेंटीमीटर। आपको आसानी से निकल जाएगी। क्या दिया हुआ है ना, दिया है व्यास कितना दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तुरंत आप निकालिए, आर बराबर क्या होता है, डी बटे टू, है ना। तो कितना हो गया 14 बटे 2, कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब कह रहा है उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। चलिए 4 का 4 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, और आर का वैल्यू कितना है 7 है, तो स्क्वायर कर दिए। चलिए ठीक है, चलिए एक साथ कट गया। अब कितना हो गया देखिए, 22 चौके 88, 88 सत्ते कितना हो गया 88 × 7, 8 सत्ते 56, 5 हो गया, 8 सत्ते 56, 56 5 61, कितना निकल गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कितना आसान है बताइए। फॉर्मूला जिसको याद रहेगा उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। आप फॉर्मूला कंप्लीट कीजिए, सब कुछ आसान हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। क्वेश्चन है, प्रथम पांच सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। देखिए माध्य बराबर होता है फॉर्मूला, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। देखिए माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पर कह रहा है सम समझ रहे हो ना। सम मतलब वैसी संख्या जिसमें सिर्फ 2 से पूरा भाग लगता है उसे सम संख्या कहते हैं। और कैसा लेना हमको, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती में आने वाली संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन प्राकृतिक संख्या जो होगा वो सम होगा। तो चलिए गिनती में कौन कौन संख्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 6 7 8 9 10 11 12 लेकिन हमको कैसा संख्या लेना है, सम लेना है। तो 1 तो नहीं लेंगे, एक विषम संख्या है, 3 नहीं लेंगे विषम संख्या है, 5 नहीं लेंगे विषम संख्या है ना, 7 नहीं लेंगे विषम संख्या है, 9 नहीं लेंगे विषम संख्या है। तो जिसमें 2 से पूरा भाग लगता है उसे सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 और 10, क्योंकि हमको 5 ही लेना है, 1 2 3 4 5, 5 सम प्राकृतिक संख्या हो गया। आप यहाँ पे लिख सकते हो 5 सम प्राकृत संख्या। तो 5 सम प्राकृत संख्या हो गया। इसका आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो चलिए माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग। ये सब जो है ना, ये जितने भी अंक दिख रहे हैं ये सब प्रेक्षण कराते हैं, है ना। सभी प्रेक्षणों का सबको जोड़ दीजिए, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्रेक्षणों की संख्या। टोटल कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 5 से भाग दीजिए, है ना। संख्या नीचे ऊपर ही होगा। चलिए ठीक है, अब जोड़िए 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 बटे कितना हो गया बच्चों 5, कट गया कितना हो गया 6 6 5 30, माध्य निकल गया 6। कितना आसान है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम
कह रहा है गुणनखंड विधि से, क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। तो द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के क्या ज्ञात करें, मूल। मूल मतलब हल निकालना है, उसमें उपस्थित चर राशि का मान निकालना है, x का वैल्यू निकालना और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो देखो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है बेटा, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, जो दिया है लिख ले। द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब इसका आपको हल निकालना है, मूल निकालना है। मूल कैसे निकलेगा, देखो बहुत आसान है, एकदम बहुत आसान है, एकदम बहुत आसान है। कैसे देखो निकलेगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, ये 3 पद है, इसको हम 4 पद बनाते हैं। ठीक है ना, जब भी पावर 3, जब भी अधिकतम पावर 2 रहे और 3 पद रहे तो हमको 4 पद बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 4 पद कैसे बनाएंगे, देखो प्रथम पद मेरा एक्स स्क्वायर है, अंतिम पद कौन है मेरा -10, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया -10x स्क्वायर। अब इसको दो ऐसा भागों में तोड़ेंगे कि गुना करके -10x स्क्वायर हो जाए, जोड़ करके या घटा करके मेरा बीच वाला पद होना चाहिए जिसका नाम है -3x, जिसका नाम क्या है -3x। बात समझ में आई। चलो देखो कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 10 दिया हुआ है ना, 10 का आवाज गुणनखंड निकालते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कितना निकला 2 गुना 5, 2 गुना 5 निकला, 2 गुना 5 गुना 1 निकला। देखो अब जो ये जो है ना, अब हमको इसी में से दो ऐसा संख्या चुनना है, दो ऐसा जोड़ा बनाना है जिसमें कि उन दोनों को गुना करें तो मेरा -10x स्क्वायर होना चाहिए, या तो फिर इन दोनों को जोड़ करके या घटा करके बीच वाला पद -3x होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बेटा कैसे निकलेगा, देखो ये देखो एक संख्या मान लो 2 है और एक संख्या क्या कर दी है 5 गुना 1 5, तो 2 और 5, तो 5 में 2 और 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 में 2 को घटाएंगे तो 3 ही ना होगा। चलिए तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या होगा जैसे कि 5 है उसको पहले डिब्बा में लिखेंगे 5x, और जो बाद वाला होगा छोटा वाला संख्या उसको हम लास्ट वाले डिब्बा में लिखेंगे 2x। ठीक है, 5 का चिन्ह आएगा यहाँ से, देखा देखो यहाँ क्या है माइनस, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे माइनस। अब तुम ही सोचो अगर ये -5 है तो ये क्या होगा जो -3 हो जाएगा, सोच के देखो। अगर ये माइनस होगा तो जोड़ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 2 7 हो जाएगा, इसलिए इस 2 का चिन्ह होना चाहिए प्लस, तब ना, तो माइनस प्लस माइनस, 5 में 2 गया 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो -3x है इसके जगह पर ये दोनों संख्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है ना, 5 में 2 गया 3। ठीक है, चलिए अब क्या हो गया, 4 पद हो गया, 2 पद का हम क्या कर लेंगे, जोड़ा कर लेंगे। ये दोनों में क्या कॉमन होगा बेटा, x कॉमन हो गया, x को भाग दिया x हो गया, ये माइनस हो गया, x कैंसिल हो गया 5। ठीक है, ये दोनों में क्या होगा, 2 कॉमन हो गया, 2 को भाग दिया x हो गया, 2 पंजे कितना हो गया 10 हो गया। अगर देखो अब यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चिन्ह माइनस का है, तो यहाँ पर जो चिन्ह है तो माइनस में क्या चीज से गुना करेंगे जो माइनस हो जाए, तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस हो गया ना, चेक करो, प्लस 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 2x प्लस माइनस 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 5 दूनी 10, सही है बराबर 0। अच्छा, ब्रैकेट वाला जो पार्ट है ये दोनों देखो सेम होना चाहिए, तभी आपका गुणनखंड सही निकल रहा है। अब हम क्या करेंगे, बाहर में जो है उसको एक साथ लिखेंगे, x + 2 को एक साथ लिख दिए, और 2 जो ब्रैकेट में है उसको एक ठो लिख देंगे, x - 5 बराबर कितना हो गया 0। सिंपल है। अब देखो x + 2 भी 0 के बराबर, x - 5 भी 0 के बराबर है, तो x + 2 बराबर 0 हो गया और x - 5 बराबर भी 0 हो गया। x का वैल्यू हो गया -2, x का वैल्यू हो गया +5। ठीक है, अतः 2 मूल है ना मेरे 2 अनमोल रतन। चलिए -2 और +5 निकल गया, तो -2 9 + 5, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी में 8, 3, -2 ... में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 पदों का क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। चलो बच्चों क्या दिया हुआ है आपका, एपी दिया हुआ है ना,
लिख देंगे यहाँ पर क्या, गिवन एपी दिया हुआ है। एपी कितना दिया हुआ है, 8 3 -2 डॉट डॉट डॉट, और 22 पदों का योग पूछ रहा है बच्चों। कहने का मतलब S22 सम ऑफ 22 टर्म, S22 इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो आपका ए कितना हो गया, प्रथम पद 8 हो गया। सार अंतर कैसे निकलेगा, दूसरा पद में पहला पद घटाने पर 3 घटा 8 कितना निकल गया, -5। कोई दिक्कत, दूसरा पद 3 है, पहला पद 8 है, घट गया -5। ठीक है, चलिए हमको S22 निकालना है, मतलब n का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 22 दिया हुआ है, इसलिए S22 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए इस फॉर्मूला पर सॉल्व करते हैं। n का वैल्यू कितना हो गया, 22/2 हो गया। 2 ए प्रथम पद कौन है, 8 लिख दिए। n कितना है, 22 घटा 1, सारवंतर डी कितना दिया हुआ है, देखो तो -5 दिया हुआ है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 11 दूनी 22, तो कितना निकल गया, 11। तो S22 इज इक्वल टू 11 निकल गया। अब चलो 8 दूनी 16 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, 22 में गया कितना हो गया बच्चों, 22 में गया बोलो ना 21 गुना -5, तो हो जाएगा 21 गुना -5। चलो 11 गुना 16 प्लस माइनस है ना, 5 दूनी 10, 105 हो गया। चलिए 11 गुना घटाइए है ना, 5 में 6, 15 में 6 गया 9, यहाँ कितना बचा, यहाँ 9 बचा, 9 में गया 8, और फिर कितना हो गया 89, चिन्ह बड़ा का -89 माइनस हो गया। अब गुना कीजिए, 89 गुना 11 कितना हो जाएगा, देखिए 979 आंसर। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है AP -3, -2, 2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद क्या ज्ञात करने बोल रहा है, 11वां पद ज्ञात करने बोल रहा है। देखो बच्चों गिवन दिया है, क्या दिया है, देखो यहाँ देखो AP दिया हुआ है, AP कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। ठीक है, फिर -1/2 दिया हुआ है, फिर कितना हुआ, डॉट डॉट डॉट। 11वां पद ज्ञात करने बोला। हेलो, प्रथम पद हो गया आपका -3, सारवंतर कितना हो गया, दूसरा पद घटाओ पहला पद, हाँ A2 - A1, दूसरा पद हो गया -1/2 घटाओ, और पहला पद हो गया -3। देखिए -1/2 हो गया, माइनस कितना हो गया, +3 के नीचे कितना 1 है, 2 1 2 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, -1 हो गया, नीचे से भाग ऊपर से गुना, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में गया कितना हो गया, 5/2, सारवंतर निकल गया, डी निकल गया। अब आपसे 11वां पद पूछ रहा है, मतलब है ना A11, तो 11वां पद क्या होगा बताइए, A + 10D, A + 10D, 11वां पद एक कम डी ना। चलिए तो प्रथम पद कितना हो गया, -3 + 10 गुना सारवंतर कितना है, 5/2 है, तो 5/2 हो गया, 2 पंचे 10, -3 5 25, 25 में 3 गया कितना हो गया, 22 आंसर। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसका परिमाप 25 सेंटीमीटर है। बात समझ में आया, सिंपल सा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में अगर आप 4 से भाग दोगे तो वो क्या हो जाता है ना, चतुर्थांश हो जाता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना पड़ेगा। आपको क्या दिया, आपको दिया है परिमाप, परिमाप 25 सेंटीमीटर है। वृत्त का परिमाप होता है 2πr = 25, r बराबर हो गया 25 बटे कितना हो गया 2। अब उनको क्या निकालना है, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वृत्त के क्षेत्रफल में क्या कर देंगे, 4 से πr² बटे कितना हो गया 4। अब क्या हो जाएगा, देखो पाई का मान पाई रहने दो, रेडियस कितना 25/2π है ना, ये 4 है ना, बटे 4 है, तो 25 बटे कितना है 2π है, तो 25/2π मल्टीप्लाई 25 बटे कितना कर दो 2π कर दो, ठीक है ना। एक पाई क्या हो गया, कैंसिल। सॉल्व करो, 25 गुना 25 कितना हो गया 600,
25, 625 हो गया ना। अब देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया। और पाई का मान कितना हो गया 22/7, ठीक है। 625/16, 7 ऊपर और 22 नीचे, ठीक है। गुना करो 7 × 5 = 35, हासिल 3, 7 दूनी 14, 14 3 17, 7 × 6 = 42, 43 बटे गुना करो 16 × 22, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, फिर 22, 2 3 2 5 2 1 3, 3 से कितना हो गया 52, 352, ठीक है। देख रहे हो ना 352, देखो 7 5 12, 12 3 15 14, कोई दिमागी नहीं है, अब सीधा भागे देना पड़ेगा। चलो भागे 352 भागा 43 75, देखो एक बार में खाएगा, 7 में 2 गया 5, है कितना बचा बताओ 13, 13 8 5 13 कट गया, ऊपर से उतना 5, 2 बार में खिला, 2 बार में कितना गया 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 7, 5 में 4 गया 1 5, 8 में 7 गया 1, नहीं खाएगा तो मतलब देंगे 0 है। कितना बार में खाएगा देखो ना, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा लगता है, 4 बार में खिला, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, हासिल 2, 4 दिया 12, 12 2 14, 10 में 8 गया 2, यहाँ कितना बचा 0, यहाँ कितना बचा 5 में 4 गया 1 कट गया, ज़्यादा मतलब 12.4 हो गया, 12.4 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल गया क्षेत्रफल, ठीक है। सिंपल सा बात है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, यदि वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग देंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 पासों को एक बार फेंका जाता है, 2 पासों को एक बार फेंका जाता है। देखिए प्रायिकता से रिलेटिव हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं ऑब्जेक्टिव का, आप जरूर देखिए। 2 पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पर सम संख्याएं आने की प्रायिकता ज्ञात करें। 2 पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कितना पासा को फेंका जा रहा है एक साथ, 2 पासा को एक साथ फेंका जा रहा है, अब दोनों पर कितना है सम संख्या, दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी देखो। अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है 2 पासों को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो कुल संभावना कितनी है, कुल संभावना कितनी है बात समझिए, कुल संभावना 36 है। कैसे देखिए 2 पासा है हम बनाते हैं, ये आपका पासा ऊपर 1 नीचे आपको पता है 6 होता है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आता है। इधर क्या होगा 5, उधर क्या होगा 3, ठीक है ना, पीछे 4, फिर इधर 2 होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। इसी तरह से 2 पासा होता है, कितना पासा 2 पासा, दोनों पासा को एक साथ फेंका जा रहा है, ठीक है। जैसे कि देखिए हम फेंकते हैं बनाते हैं, इसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो मान लीजिए एक के साथ 1 आया, एक पासे में 1 आया, दूसरे पासे में भी 1 आया, एक पासे में 1 आया, दूसरे पासे में 2 आया, एक पासे में 1 आया, दूसरे पासे में 3 आया, एक पासे में 4, एक दूसरे में 4, एक में 1, दूसरे में 5, एक में 1, दूसरे में 6, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। क्या हो सकता है एक पासे में 1 आया, सॉरी एक पासे में 2 आया, दूसरे में 1 आ सकता है, 2 आया तो फिर पहले पासे में 2 आया, दूसरे में 2 आ सकता है, पहले पासे में 2 आया तो दूसरे में 3, 2 4 2 5 2 6, ठीक है। इसी तरह से काम करेंगे, ठीक है। पहले पासे में 3 आया, दूसरे पासे में 1 आ सकता है, पहले में 3, दूसरे में 2, पहले में 3, दूसरे में 3, पहले में 3, दूसरे में 4, पहले में 3, दूसरे में 5, पहले में 3, दूसरे में 6, ठीक है। चलो पहले पासे में 4 आया, दूसरे में 1, पहले पासे में 4, दूसरे में 2, पहले में 4, दूसरे में 3, फिर 4, फिर 4, फिर 4 5, फिर 4 6,
पहले पासे में 5 आया, दूसरे में 1 आया, पहले में 5, दूसरे में 2, पहले में 5, दूसरे में 3, पहले में 5, दूसरे में 4, 5, 5, फिर 5 और फिर 6। पहले पासे में 6 आया, बोलो। दूसरे पासे में 1, पहले में 6, दूसरे में 2, पहले में 6, 3, फिर 6, 4, 6, 5, 6, 6। ठीक है ना। अब देखो कितनी संभावना हो गई, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36। कुल संभावना हो गई 36। 36 के आने की बराबर संभावना है ना। तो प्रायिकता का फॉर्मूला आप जानते हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है घटित घटना बटे कुल संभावित घटना। तो घटित घटना देखो, ये दो पासों को एक बार काटा जाता है, दोनों में सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों में सम समझ रहे हो ना, है ना। पासा में कहाँ तक होता है गाड़ी, 1 2 3 4 5 6, तो सम कौन हो गया 2 4 6। तो दोनों पासों में सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, देखो दोनों पासा में सम आ रहा है, दोनों पासा में सम आ रहा है, देखो इसमें सम आ रहा है, दोनों पासा में सम आ रहा है, इसमें देखो सम आ रहा है, इसमें सम आ रहा है। ठीक है, दोनों पासा में सम आने की प्रायिकता, दोनों पासा में सम आने की प्रायिकता, इसमें सम आ रहा है, इसमें सम आ रहा है, इसमें सम आ रहा है। ठीक है ना। दोनों पासा में सम इसमें नहीं आ रहा है ना, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, दोनों पासा में सम आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, देखो। तो 3 3 6 3 9, तो घटित घटना कितना हो गया 9। कुल संभावित घटना कितना हो गया 36। 9 चौके कितना हो गया 36, 1/4। क्लियर हो गया। देखो बच्चों क्या बोल रहा है प्रश्न, एपी दिया हुआ है 3 10 17 24 डॉट कौन सा पद इसके 13वें पद से 84, कौन सा पद मतलब nवां पद, n बराबर क्वेश्चन, उसके 13वें पद से 84 दीजिए। ठीक है, तो चलो बच्चों दिया हुआ है कि एपी दिया हुआ है 3, 10, 17, 24। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो पहला पद कितना हो गया 3, सार बनकर कितना निकल गया, दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद कौन हो गया 10 घटाओ 3 कितना निकल गया 7। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न आंसर बोल रहेगा कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। मान लीजिए कि nवां पद बराबर उसके 13वें पद से कितना अधिक है 84 अधिक है। तो nवां पद कितना हो गया मेरा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और उसका 13वां पद कितना हो गया बताइए a प्लस 12d हो गया। 84 अधिक है मतलब प्लस 84। ठीक है ना। चलिए a तो कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो गया, n माइनस 1 सार बनता डी कितना निकला है 7 बराबर, चलिए 12 का 12 डी कितना निकला है 7 प्लस कितना हो गया 84, है ना। चलिए अब क्या होने वाला देखो, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 12 7 84, उसके बाद प्लस 84 दोनों जुट जाएगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 4 4 8 8 8 16 17। ठीक है ना। चलिए 4 4 8 8 8 16 17 कैसे हो गया जी 4 4 8 8 8 16। ठीक है ना। चलिए n माइनस 1 मल्टीप्लाई 168 बटे कितना हो गया 7, कटेगा ये 7 दूनी 14 14 14 2 7 28 इसका 7 दूनी 14 7 28। तो n बराबर क्या निकल गया 24 प्लस 1, n का मान कितना निकल गया 25। अतः 25वां पद उसके 13वें पद से, अतः 25वां पद उसके 13वें पद से कितना देगा 84 अधिक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ना, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप कंप्लीट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि प्रूव दैट
सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का क्या और इसको ये प्रूव करना है। आपको हमने बताया जीसीसी ट्रिक क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक बेटा ये। जीसीसी ट्रिक क्या कहता है कि जब भी ट्रिगो से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन प्रूव करने आ जाए तो उसमें आपको करना क्या है, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आप चलो सॉल्व करो इसको। लेट माना कि LHS माना कि बाया पक्ष कौन है, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चलिए आप पढ़े उल्टे गुना करने पर एक होता है, तो सेक थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा, है ना, प्लस का प्लस टेन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा होता है ना, चलिए मेन बटे है, इसको हमने भाग लिख दिया, सेक थीटा की जगह क्या लिख दिया हम 1 बटे कॉस थीटा माइनस टेन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। चलिए 200 ले लीजिए, ये कॉस थीटा हो गया, कॉस कॉस कैंसिल, 1 प्लस कितना हो गया साइन थीटा हो गया, ये भाग हो गया, कॉस कॉस का 200 कॉस थीटा हो गया, कॉस कॉस कैंसिल, 1 माइनस कितना हो गया साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देख लो 1 प्लस साइन थीटा बटे कितना हो गया कॉस थीटा, भाग बदला गुना में, है ना, कॉस थीटा ऊपर बटे 1 माइनस कितना हो गया साइन थीटा, ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो गया, तो कितना निकल गया 1 प्लस साइन थीटा बटे कितना हो गया, देखो 1 माइनस साइन थीटा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका हर का प्रमेय कर, मतलब 1 माइनस साइन थीटा है ना, ऊपर नीचे हम 1 प्लस साइन थीटा से गुना कर देंगे। 1 प्लस साइन थीटा बटे कितना हो गया 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, बढ़िया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों आपको पता है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। चलिए ठीक है, अब देखो दोनों पर अलग अलग स्क्वायर है, मतलब अंश पर भी स्क्वायर है, हर पर भी स्क्वायर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बटे कितना हो गया कॉस थीटा, उस पर होल स्क्वायर हो गया बराबर RHS। आसान है ना। चलिए इतने सारे क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस कीजिए, कल हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर सवाल करेंगे, है ना, दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर सवाल करेंगे, जाते जाते क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है ना। 5 घंटे प्रश्न पर कल डिस्कशन होगा। चलिए मैं आपको जाते जाते क्वेश्चन बता देता हूँ। एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है एक तार जो वृत्ताकार है, हम लिख देते हैं, ठीक है, आसान है। हम आप लोगों के लिए एक विशेष स्पेशल क्लास लेने वाले हैं ट्रिगो का से, ठीक है ना। इसमें आपको त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस पर डिस्कशन करेंगे, और ये वीडियो मेरा कल अपलोड होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन, एक तार जो वृत्ताकार है, एक तार जो वृत्ताकार है की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग के भुजा की लंबाई करते हैं। देखो बच्चों क्या बोल रहा है क्वेश्चन को देखिए। एक तार है जो कि वृत्ताकार, ये वृत्ताकार तार है ना, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है 42 सेंटीमीटर। इसे मोड़ करके एक वर्ग बनाया गया, इसे मोड़ करके क्या बनाया गया वर्ग। अब इसका जो रूप है ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है वर्ग में। वर्ग किसको कहते हैं, जिसकी सभी भुजा की लंबाई हो उसे क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं, ठीक है ना। तो इस वर्ग की भुजा की क्या निकालना है, लंबाई निकालना है, a बराबर वाट। वर्ग की भुजा की लंबाई क्या हो, देखो वर्ग में सभी भुजा बराबर होता है। चलो समझो बात को, तो यहाँ पर बेटा देखो ऐसे समझो, तो ये तार है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वायर है, जो तार है, उसकी लंबाई क्या होगी,
लंबाई पूछ रहे हैं तो यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई मतलब वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि जो होगी वो तार की कुल लंबाई होगी। तो वृत्त की परिधि इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर होता है कि नहीं होता है, बोलो होता है ना। चलिए तो वृत्त की परिधि निकाल लो 2 इंटू पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना हो गया बताओ, त्रिज्या है 42, तो त्रिज्या हो गया आपका 42 हो गया। चलिए कटाइए 7 का 7 7 में 14 7 21 चौथा 35 7 6 के 42। चलिए ठीक है, गुना कीजिए 22 दूनी 44 44 गुना 6 कीजिए 6 चौके 24 हाँ से 2 6 चौके 24 में 26 264 सेंटीमीटर। ठीक है ना बेटा, परिधि निकल गया 264 सेंटीमीटर। मतलब इस तार के घेरे की कुल लंबाई निकल गया। मतलब अगर हम इस तार को काट दें तो मेरा एक लंबा तार जिसकी लंबाई कितनी हो गई 264 सेंटीमीटर, और हम जो है इसको क्या कर दिए वर्ग बना दिए। मतलब जो वृत्त की परिधि होगी वो वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। यहाँ पे देखेंगे चूंकि वृत्ताकार तार से एक वर्ग बनाया गया है। क्या बनाया गया बेटा, वर्ग बनाया गया है ना। इसलिए वर्ग का परिमाप किसको कहते हैं, घेरे की कुल लंबाई को, कोई भी आकृति है उसके भुजा की कुल लंबाई उसके घेरे की कुल लंबाई को हम परिमाप करते हैं। ठीक है ना। तो वर्ग का परिमाप हो गया किसके बराबर, वृत्त की परिधि के बराबर, वृत्त के परिमाप के बराबर। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, और वृत्त की परिधि हमने निकाला है, कितना निकाला है 264। तो भुजा की लंबाई निकल जाएगी बच्चों, भुजा हो गया 264/4। कटाइए 6 चौके 24 24 ना, और 24 हो गया फिर 4 हो गया। तो देखो ना 4 से 26 कटेगा है ना, तो कितना बचेगा 2, और 2 पर 4 24 4 चौके 24। तो भुजा हो गया ए हो गया मेरा 66 सेंटीमीटर आंसर। आसान है ना। चलिए आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बने रहिए जीसीसी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।